सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर जो है आज हम जो है यहाँ पर छठा भाग जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है कंप्लीट 5 भाग मैं करवा चुका हूँ और बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से जो है हम यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जो है यहाँ पर 5 से 7 नंबर जो है हमारे एचएसएससी या हरियाणा पुलिस के अंदर जो है वो पक्का करना चाहते हैं। तो चलिए इसी सीरीज में जो है आज हम यहाँ पर छठा भाग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर जो है आज हम 2 फसलें देखने वाले हैं। कौन कौन सी देखने वाले हैं आइए चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो हम दलहनी जो फसलें हैं उनके बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं और दूसरी जो फसल है वो है तिलहनी। ठीक है, दूसरी फसल जो है तिलहनी, मतलब दलहनी और तिलहनी मतलब दालें और जो है तिलहनी, इन दोनों के बारे में एवरीथिंग डिटेल जानने वाले हैं। इतना सब कुछ हम यहाँ पर जान लेंगे इन दोनों फसलों के बारे में जहाँ से जो है कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो पाएगा। कौन कौन से रोग इसके अंदर लगते हैं, कौन कौन सी जो है किस्में इसके अंदर पाई जाती है, मतलब कौन कौन सी जो है किस्मों के नाम जो होते हैं डायरेक्ट पूछा जाता है भाई ये जो किस्म है ये किसकी है, तिलहन की है, दलहन की है, चावल की है, गेहूं की है। इस टाइप के जो है वनडे एग्जाम्स में दुनिया भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी कुछ जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं, चलते हैं सीधा पीडीएफ पर। सबसे पहले हम दलहनी फसलों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर थे जिनका नाम था नगेंद्र कुमार सिंह। इनके नेतृत्व में जो है वैज्ञानिकों ने अरहर की जीनोम अनुक्रम जो है, जीनोम की एक प्रजाति थी अनुक्रम, 2 नवंबर 2011 को जो है इसको तैयार किया गया था। ठीक है, यह जीनोम अनुक्रम जो है अरहर की किस्म आशा से जो है इसको तैयार किया गया था। मतलब अरहर की जो जीनोम को तैयार किया गया था 2 नवंबर 2011 को, अरहर की ही किस्म से जो है इसको तैयार नहीं किया गया था। किसके क्रॉस से जो है इसको तैयार किया गया था? तो इसको जो है अरहर की जो किस्म थी जिसका नाम था आशा, इससे जो है इसको तैयार किया गया था। किसको तैयार किया गया था? अरहर की जीनोम अनुक्रम 2 को जो है 2 नवंबर 2011 को तैयार किया गया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लोबिया और मूंग दलहन जो है चारा के रूप में भी प्रयोग होते हैं। तो लोबिया जो दाल होती है ना, लोबिया की दाल आपने देखी होगी, और जो मूंग की जो दालें होती है, तो दालें तो आपने खाई है ना, तो मूंग और लोबिया दोनों दालें आपने खाई होगी। वो अलग बात है कुछ बच्चों को इनके नाम नहीं पता होगा। ठीक है, जब ये खेतों में उगाई जाती है ना तो इनसे जो दाने निकलते हैं वो तो हमारे खाने में काम आ जाती हैं, लेकिन बाद का जो बच जाता है, जो प्रोसेस बच जाता है, उसका पौधा जो बच जाता है ना, वो किसके खाने के रूप में यूज आता है? तो वो पशुओं के चारे के रूप में जो है यूज होता है। ठीक है, पशुओं के चारे के रूप में जो है वो यूज होता है। कौन कौन सी जो है दलहनी है, लोबिया और जो है मूंग की दाल। ठीक है, इन दोनों का जो पौधा बच जाता है बाद में वो पशुओं के चारे में जो है यूज होता है। अन्न भंडारण करते समय जो है दानों में नमी 14% से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा कीट का जो है खतरा रहता है। जब अन्न होता है ना, जो हमारा अनाज होता है, जब हम उसका भंडारण करते हैं यानी एक जगह पर जो है उसको कलेक्ट करते हैं, तो जो नमी की मात्रा होती है नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 14% से कम होनी चाहिए, अन्यथा जो है वहाँ पर जो है कीटाणु या फिर जो कीट वगैरह होते हैं ना, कीट वगैरह जो लग जाते हैं, वो जो है जो हमारा अनाज होता है उसके अंदर जो है लगने का डर रहता है, जिससे हमारा अनाज जो है खराब हो सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट ये डाटा याद रखना, 14% से जो है नीचे जो है ये नमी की मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। दक्षिण भारत का जो अन्न भंडार है वो किसको कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, कावेरी घाटी को जो है दक्षिण भारत का जो है अन्न भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लेग्यूम कुल की फसलों को दलहनी फसल की जो है संज्ञा प्रदान की जाती है। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है भाई किस कुल की फसलों को जो है दलहनी फसल की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो ये लेग्यूम कुल की जो फसलें होती है ना, लेग्यूम कुल की फसलें, इनको जो है दलहनी फसलों की संज्ञा से जो है नवाजा गया है। और ये फसलें जो है तीनों मौसमों में उगाई जाती हैं। जो दलहनी फसलें होती है ना, दलहनी जो दालें होती है हमारी, जैसे कि मूंग होगी, उड़द होगी, लोबिया हो गया, चना हो गया, ये जितनी भी फसलें होती है ये तीनों मौसमों में उगती है। तीनों मौसम तो आपको पता होगे ना कौन कौन से हो गए, रबी हो गया, खरीफ हो गया और जायद हो गया। आइए नीचे दिया भी गया है, देख लेते हैं। ठीक है, तो खरीफ ऋतु में कौन कौन सी जो है दलहनी फसलें उगाई जाती है? तो यहाँ पे देख लो, अरहर की दाल होगी, उड़द की दाल होगी, मूंग की दाल होगी, लोबिया की दाल होगी, मोठ हो गया, ये मोठ होगा यहाँ पे। ठीक है, मोठ, सोयाबीन हो गया, ये जितनी भी यहाँ पर दालें लिखी गई हैं ये सारी जो है
खरीफ के सीजन में जो है उगाई जाती है। अब रबी की ऋतु में देख लेते हैं कौन कौन सी जो है दालें उगाई जाती है। चना हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया, खेसारी हो गया, ये सारी जो है दालें रबी की फसल में रबी के फसल के दौरान जो है उगाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं जायद ऋतु में कौन कौन सी जो है दलहनें उगाई जाती है। तो मूंग हो गया, उड़द हो गया, लोबिया हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सारी जो है दालें कहाँ पर उगाई जाती है, तो ये सारी दालें जो है जायद के मौसम में जो है उगाई जाती है। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, दलहनी फसलें मृदा उर्वरता तथा संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण फसलें होती है, ठीक है। ये फसलें आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारी दालें होती है ना, दालें जिनको दालें हम जो हमारे खेत में उगाते हैं, तो दालें उगाने से क्या फ़ायदा होता है, जो मृदा होती है ना, मिट्टी होती है, उसकी जो उर्वरता शक्ति होती है ना, उसमें जो है इजाफा होता है, ठीक है। दालों के अंदर जो है दाल जो होती है ना, दाल का जो पौधा उगता है, वो जो है मिट्टी के अंदर अलग अलग तरीके से जो है उनकी जड़ों में एक अलग प्रकार का जो है नाइट्रोजन लगा लो या कुछ भी लगा लो, उसकी वजह से जो है मिट्टी की क्षमता जो है उर्वरता प्रोडक्शन की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है तथा संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण फसलें हैं, मतलब मिट्टी की ये सुरक्षा भी करती है, ठीक है। इन फसलों की जड़ों में राइबोजियम प्रजाति का जीवाणु से जीवन यापन करता है। जैसे कि अभी मैंने बताया इनकी फसलों में जो है नाइट्रोजन और जो है कुछ विशेष प्रजाति के जो जीवाणु जो है वो जीवन यापन करते हैं, जिससे जो है मिट्टी की उर्वरता शक्ति जो है बढ़ जाती है, जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को मृदा में स्थापित करने में सक्षम होते हैं। यही चीज़ यहाँ पर जो है लिखी गई है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कोबाल्ट राइबोजियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है, ठीक है। कोबाल्ट राइबोजियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो है आवश्यक तत्व है। यह विटामिन B12 के संश्लेषण में भी जो है सहायक होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, दलहनी फसलों की जो महत्वपूर्ण किस्में हैं, तो आइए देख लेते हैं। नीचे सारी जो है जितनी भी दालों से रिलेटेड जितनी भी किस्म होती है ना, वो सारी मैंने लिख दी है, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए आइए एक एक करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारी फसलें लिख दी है और यहाँ पे इन फसलों की किस्में लिख दी गई हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं चना जो दाल होती है, इसकी कौन कौन सी किस्में होती है। ICCV जो है 26-029 होती है एक किस्म, एक होती है 96-030 पूसा, ठीक है। उसके बाद जो है ये पूसा 226 होती है एक किस्म, एक जो है के 850 किस्म होती है, एक सम्राट किस्म होती है, एक पूसा चमत्कार जो है एक किस्म होती है, एक राधे होती है, विशाल होती है, उदय होती है, पूसा 372 होती है। ये सारी जो किस्म है ये किसकी किस्म है, तो ये चना की दाल की किस्म है। अब मटर की भी किस्म देख लेते हैं। तो मटर की किस्म कौन सी होती है भाई, तो यहाँ पे देख लो, रचना हो गया, अपर्णा हो गया, ठीक है, सपना हो गया, उत्तरा हो गया, पूसा प्रगति हो गया, ठीक है। ये सारी जो है मटर की प्रजाति होती हैं। इसके बाद हम मसूर की भी देख लेते हैं। मसूर की प्रजाति कौन कौन सी होती है, मलिका हो गई, प्रिया हो गई, पूसा हो गई, वैभव हो गया, गरिमा हो गया, पंत L406 हो गया, ठीक है। मूंग की दाल की किस्मों की बात करूँ तो बसंतकालीन पूसा बोल्ड हो गया, ठीक है, पंत 2 हो गया, PS 16 हो गया, उसके बाद पूसा 95-31 हो गया, T44 हो गया, पंत M123 हो गया, ठीक है, मोती हो गया, पूसा 105 हो गया। तो ये सारी जितनी भी किस्में थी मैंने यहाँ पर लिख दी है। इनको अच्छे से भाई रट्टा मार लेना, दिमाग में बिठा लेना, कुछ भी कर लेना, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली जो है HSSC या किसी भी वनडे एग्जाम्स में जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर सब्जेक्ट पूछा जाएगा तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी 2 और दालें रह गई है, इनको भी देख लेते हैं। उड़द की दाल की कौन कौन सी किस्में होती है, तो वरदान हो गया, T9 हो गया, 65 हो गया, नरेंद्र हो गया, U1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम सोयाबीन दाल की जो है किस्मों को देख लेते हैं। पूसा 98-14 हो गया, पूसा 97-12 हो गया, ये दोनों जो है किस्में हैं, ये सोयाबीन दालों की किस्में हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या देख लिया, यहाँ तक हमने जो है सारी दलहनी फसलों के बारे में देख लिया। दलहनी फसलों के इंपॉर्टेंट्स जो सारे पॉइंट्स हैं वो हमने देख लिया। इसमें कौन सा रोग लग सकता है, इसकी कौन कौन सी किस्में होती हैं, किस वैज्ञानिक के नेतृत्व में जो है कौन सी किस्म को जो है उगाया गया था। यहाँ पर जो है हमारा दलहनी फसलें जो है एंड होता है। अब हम चलते हैं तिलहनी फसलों के बारे में, ठीक है। तिलहनी फसलें क्या होती है आप सभी को पता है भाई, तेल इससे जो है हमें प्राप्त होता है। तिल की जो फसल होती है ना, तिल की फसल क्यों करते हैं, नॉर्मली भाई तेल प्राप्त करने के लिए हम तिल की खेती करते हैं, ऐसा ही यहाँ पर लिखा गया है। तिलहन जो है तेल देने वाली फसलें होती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, धान का जो कण होता है ना, कण, उससे 8.5 से जो है 25% तक जो है तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो धान का कण होता है ना, धान का जो कण होता है उससे जो है 8.5% से लेके जो है 25% तक जो है तेल प्राप्त किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मृदा कटाव से प्रभावित क्षेत्रों में मूंगफली को अपर्दन अवरोधी फसल के रूप में जो है उगाया जाता है। ठीक है, अभी हम तिलहनी फसलों के बारे में बात करें तो मूंगफली जो है तिलहनी फसलों के अंतर्गत ही आती है। आप सभी जानते हैं तो जो मूंगफली होती है इससे तेल भी निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस लाइन में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो ये कह रहा है मृदा का कटाव से प्रभावित क्षेत्र, मतलब जिस क्षेत्र में मृदा का कटाव ज़्यादा होता है ना, उस क्षेत्र में मूंगफली को अपर्दन अवरोधी फसल के रूप में जो उगाया जाता है। मतलब इसकी जो जड़ें होती है वो गहरी होती है और जो है वो मिट्टी को जकड़ के रखती है, पकड़ के रखती है, इसीलिए जो है मृदा का जो कटाव है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मूंगफली स्वपरागित फसलें होती है, मतलब इसको परागण की किसी और की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही जो है स्वपरागित फसल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर क्या कह रहा है, मूंगफली की फसल की खली में, जो मूंगफली की जो फसल होती है उसकी खल्ली में 7 से 8% नाइट्रोजन पाया जाता है, 1.5% फास्फोरस पाया जाता है और 1.3% जो है पोटाश पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट में जाने से पहले ये हमारे सोशल मीडिया आइकन है, इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को भी प्लीज़ फॉलो कर लेना, और जो टेलीग्राम चैनल है इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से फॉलो कर लेना, क्योंकि सारी PDF जो है वो बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो सूर्यमुखी के खल्ली में 40 से 45% उच्च कोटि की प्रोटीन पाई जाती है, जो पशु आहार के लिए जो है प्रयुक्त होती है। मतलब सूर्यमुखी का जो पौधा होता है ना, उसकी खल्ली जो होती है, उसकी खल्ली में जो है कितने प्रतिशत जो है प्रोटीन पाई जाती है, तो 40 से 45% जो है प्रोटीन पाई जाती है। अगर ये जो है आप अपने पशुओं के जो चारा होता है उसके अंदर जो है मिक्स करके पशुओं को खिलाएंगे तो डेफिनेटली जो पशु है वो ज़्यादा दूध देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं, सूर्यमुखी का पौधा जो है मूल रूप से रूस का है। ये जो सूर्यमुखी का पौधा है ना भाई, ये मूल रूप से कहाँ का वाशिंदा है, तो ये रूस का जो है वाशिंदा है, और भारत में सूर्यमुखी का जो पौधा है 1969 में लाया गया था। तो ये लाइन जरूर याद रखना, जो ये सूर्यमुखी का पौधा है मूल रूप से रूस का ये पौधा है, और भारत में रूस से कब लाया गया था, तो 1969 में जो है रूस से लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो सोयाबीन का पौधा जो है 1968 में अमेरिका से लाया गया था। ये भी एक फैक्चुअल पॉइंट हो जाएगा, इसको भी डायरेक्ट याद रखना, पूछा जा सकता है सोयाबीन का जो पौधा है मूल रूप से किस देश का पौधा है, तो आपको याद रखना है मूल रूप से अमेरिका देश का पौधा है सोयाबीन। ठीक है, और 1968 में जो है ये भारत लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सूर्यमुखी के तेल में 64% जो है लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है, जो मानव धमनियों में एकत्रित कोलेस्ट्रॉल को जो है साफ करने का काम करता है। तो सूर्यमुखी का जो तेल होता है इसमें 64% जो है लाइनोलिक अम्ल जो है, एक एसिड प्रकार लाइनोलिक अम्ल क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, ये पाया जाता है। इससे जो है मानव की जो धमनियाँ होती है ना, हमारी जो धमनियाँ होती है, इसमें जो कोलेस्ट्रॉल जो जमा हो जाता है ना, उसको साफ करने का जो है ये कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सरसों के तेल में जो है एरूसिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सरसों का तेल जो होता है ना, आप सभी लगाते हैं सरसों का तेल भाई, काफ़ी जो लोग जो है खाने में भी इसका जो यूज करते हैं, तो सरसों के तेल में जो है कौन सा एसिडिक अम्ल पाया जाता है, तो ये एरूसिक अम्ल जो है पाया जाता है। यह अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक होता है, तो ये चीज़ याद रखना भाई। सरसों का तेल में अगर आपके घर में सरसों के तेल में जो है खाना पक रहा है और तड़का तुड़का लग रहा है, सब्जी में जो भी यूज़ हो रहा है, उसको थोड़ा सा कम कर दीजिएगा या फिर बंद कर दीजिएगा, क्योंकि सरसों के तेल में जो है एरूसिक अम्ल पाया जाता है, और यह जो अम्ल होता है ना, एरूसिक अम्ल होता है, ये मानव के स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक होता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया सरसों तथा राई में जो तीखापन होता है ना, वो किसके कारण होता है, आइसोसाइनाइड के कारण जो है तीखापन होता है। आप सभी को पता है सरसों तथा राई में, मूली के अंदर भी जो है आप सभी को पता है, मूली जब खाते हैं एक तीखापन सा लगता है ना, तो वो आइसोसाइनाइड की वजह से ही जो है इनके अंदर तीखापन होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो सरसों की खल्ली में ग्लूकोसाइनोलेट्स
की उपस्थिति के कारण मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए जो है इसकी खल्ली प्रोटीन उपयुक्त स्रोत नहीं माना जाता। यह वृद्धि एवं विकास को जो है प्रभावित करता है तथा घेंगा रोग भी जो है उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, सरसों की जो खल्ली होती है इसके अंदर ग्लूकोसाइनोलेट्स की उपस्थिति होती है। सरसों की खल्ली के अंदर ग्लूकोसाइनोलेट्स की उपस्थिति होती है। इसी के कारण जो है मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए जो है इसकी खल्ली प्रोटीन युक्त नहीं होती, यानी कि ये फायदेमंद नहीं होता इंसानों और पशुओं के लिए। इससे क्या हो सकता है, इससे जो है इंसानों में वृद्धि और विकास जो है उसका रुक सकता है और इससे जो है घेंगा रोग भी हो सकता है। घेंगा रोग आप सभी जानते हैं ना कि ये गले के अंदर जो है घेंगा रोग होता है और किसकी कमी से होता है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ये साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन है कि भाई घेंगा जो रोग है ये किसके कारण होता है। ठीक है, किस कमी के कारण होता है। घेंगा घोंगा लिख दिया गया। घेंगा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, सरसों की टेरिल GM06 प्रजाति में ग्लूकोसाइनोलेट्स की मात्रा जो है कम पाई जाती है। ये सरसों की एक प्रजाति है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, टेरिल GM06। तो ये एक सरसों की प्रजाति है जिसके अंदर ग्लूकोसाइनोलेट्स जो है ये कम मात्रा में पाया जाता है। सरसों की टेरिल GM06 35 प्रजाति में ग्लूकोसाइनोलेट्स की मात्रा जो है कम पाई जाती है। ठीक है, यही सेम बात रिपीट कर दी है, कोई बात नहीं। अब सरसों की जो है यहाँ पे कुछ किस्में दी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना। सरसों की LET 14, LET 3, ALM 933, TERIHOJ 31, LET 36, LSE 127, LES 29 एवं LES 43 किस्मों में एक एरुसिक अम्ल कम होता है। ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही है कि ये सारी प्रजाति जो है सरसों की है, यहाँ पर जितनी भी लिखी गई है, और इन किस्मों में जो है एरुसिक अम्ल जो है वो कम होता है। ठीक है, ऊपर हम देख के आए ना एरुसिक अम्ल होता है, तो इस प्रजाति के अंदर जो एरुसिक अम्ल होता है वो कम पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएंगे, और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें बोल रहा है कृषि विश्वविद्यालय दंतेवाड़ा जो है गुजरात के अंदर अवस्थित है। इसके द्वारा विकसित सरसों की नवीनतम प्रजातियां हैं। कौन कौन सी नवीनतम प्रजातियां जो है कृषि विश्वविद्यालय दंतेवाड़ा गुजरात के द्वारा जो है विकसित की गई है सरसों की नई प्रजातियां। इसमें है NRCHB 506, NRCHB 502 तथा GM3। ये 3 प्रजातियां जो है सरसों की नवीन जो है नया विकास इनका जो है किया गया है। और ये किसकी प्रजातियां हैं, ये सरसों की प्रजातियां हैं। ठीक है, सरसों की प्रजाति। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। वरुणा, पूसा गोल्ड, पूसा जय किसान तथा पीताम्बरी सरसों की अन्य प्रमुख किस्में हैं। तो ये किस्में भी आप याद रखेंगे, और ये किस्में भी जो है सरसों की। देखिए ये जो किस्में यहाँ पर लिखी गई है ना, ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रही होंगी और जो है थोड़ा सा बोरिंग लग रही होगी, लेकिन जो है क्वेश्चन आपका 1 नंबर का जो पूछा जाएगा ना, यहीं से आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। डायरेक्ट आपको ये 3 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, और एक ऑप्शन जो है अलग दे देगा और कह देगा भाई बताओ निम्नलिखित में से सरसों की जो है कौन सी फसल जो है कौन सी किस्म नहीं है। तो ये डायरेक्ट अगर आप अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा तो ही जो है आप इसका आंसर दे पाएंगे, अन्यथा जो है आप नहीं दे पाएंगे। साफ कहना, सुरक्षित रहना। ठीक है, इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं हरियाणा पुलिस या HSSC 2026 के अंदर। ठीक है, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, और ये 2 पॉइंट्स और रह गए, इनको भी फटाफट देख लेते हैं। तिल में जो है 50% जो है तेल पाया जाता है। मतलब जो तिल होता है ना, तिल, इसके अंदर जो है तेल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। 50% जो है इसके अंदर तेल पाया जाता है, लेकिन जो है प्रोटीन इसके अंदर बहुत कम पाया जाता है। 18 से 20% ही जो है सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है। वहीं मैं अलसी की बात करूँ तो अलसी में जो है 33 से 47% तेल पाया जाता है, लेकिन 36% जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो अलसी के अंदर जो है प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आज की हमारी PDF थी जिसके अंदर हमने कौन कौन सी फसलें देखी हैं। एक तो तिलहनी फसलें देख ली, और दूसरी हमने कौन सी फसलें देखी है, दूसरी हमने देखी है, पहली तिलहनी देखी, दूसरी हमने दलहनी देखी। ठीक है, दलहनी
फसलें देख ली। तो ये हमारी सीरीज जो है चल रही है। आज हमने यहाँ पे छठा भाग जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम जब नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे तो वहाँ पर हम कौन सी जो है फसलों को डिस्कस करेंगे। हम वहाँ पर जो है रेशेदार जो फसलें होती है ना, रेशेदार फसलें, उन सभी को जो है वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अपना जो रिव्यू है, अपना जो स्टेटस है, वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो हमारी एग्रीकल्चर की सीरीज है कैसी चल रही है, कैसी आपको लग रही है, क्या इसमें इस सीरीज से जो है आपको कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है या फिर ये चीज़ें सारी आपको पहले से पता थी। ऑनेस्टली रिव्यू कीजिएगा, ये मेरे जो है मोटिवेशन के लिए काफ़ी मोटिवेशन जो है काफ़ी अच्छा जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, बाकी आपको पता ही है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल भी जो है ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि सारी PDF जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।